हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामाजिक मुद्दे है, जो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। अभी तक हमने इसके 3 जो टॉपिक आ चुके हैं उनको कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें पहला जो था वह पॉलिटी का था, उसको कवर किया। जो सेकेंड वाला आता है, सेकेंड टॉपिक इकोनॉमी को कंप्लीट किया, और आपका जो थर्ड टॉपिक था वह पर्यावरण के संदर्भ में था, तो आपका जो थर्ड था वह पर्यावरण को कंप्लीट किया हुआ है। अभी जो आपका फोर्थ नंबर का टॉपिक आया हुआ है वह सोशल इशू के संदर्भ में है, जिसको विस्तृत में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके मेजर टॉपिक देखते हुए जिस तरीके से अभी इन 3 को कंप्लीट किया गया है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त होगी, जो कि आपके पहले भी जो पीटी 365 कंप्लीट कराए जा चुके हैं उनकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड की गई है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो जितने भी लेक्चर कंप्लीट किए गए हैं इनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट पीटी 365 2024 करके प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको जो 3 अभी टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं उनकी सभी की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से और भी जो पीटी 365 थे उनको कंप्लीट किया गया, कि पहले नंबर पर टॉपिक को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर उसके बाद उनके एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है महिलाएँ। महिला जो है, तो महिलाओं के संदर्भ में कौन कौन से सब टॉपिक हैं, जैसे कि भारत में सरोगेशी, भारत में गर्भ समापन से संबंधित कानून, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, भारत में दहेज प्रथा, स्टेम क्षेत्र की महिलाएं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, और भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में। सेकेंड टॉपिक आता है बच्चे या चिल्ड्रेन के बारे में, जिसमें आता है बाल श्रम, बाल दत्तक ग्रहण, किशोर न्याय अधिनियम 2015, भारत में बच्चों की तस्करी और सहमति की आयु। नेक्स्ट आता है अन्य सुभेद्य समूह या अदर वल्नरेबल सेक्शन के बारे में, LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, जनजातीय कल्याण, गैर अधिसूचित जनजातियां, दिव्यांगजन, मैनुअल सीक्वेंसिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पर शिक्षा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023, राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा, स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, भारत में उच्चतर शिक्षा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में, भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का विनिमय, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के संदर्भ में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट का 5th नंबर का टॉपिक आता है स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में, जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आंगनबाड़ी, जल स्वच्छता और साफ सफाई के संदर्भ में इससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा, उसको पढ़ते हैं। पोषण एवं स्वच्छता में वैश्विक भुखमरी सूचकांक, खुले में शौच से मुक्त का दर्जा के संदर्भ में। सुर्खियों में रहे संगठन के अंतर्गत जैसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन, देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच। विविध के संदर्भ में टॉपिक आते हैं भारत में खेल प्रशासन, जातिगत जनगणना, सतत विकास के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां आती हैं। तो ये आपके 8 मेजर टॉपिक हैं। इन 8 मेजर टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक आता है महिलाएं। महिलाओं के संदर्भ में पहला आता है भारत में सरोगेसी के संदर्भ में, कि हाल ही में इससे रिलेटेड क्या चर्चा में रहा है, और यह सरोगेसी नियम जो लाया गया है वह क्यों, मतलब 2024 में जो लाया गया है उसके क्या प्रावधान है, सरोगेसी होती क्या है, इसमें यह प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, तो इसके बारे में विस्तृत में पढ़ते हैं। कि जो सरोगेसी विनिमय संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया गया है, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। चलिए तो इस अधिनियम के बारे में जानते हैं कि इस अधिनियम में केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन करने के लिए कई नियम बनाए हैं। मतलब जो आपका 2022 में अधिनियम बना हुआ था उसमें संशोधन करने के बाद भी कई सारे नियम बनाए हुए हैं। ये नियम सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए
बनाए गए हैं। नए नियम में आता है कि यदि जिला चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि इच्छुक दंपति चिकित्सीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ है तथा उसे किसी अन्य डोनर के युग्मक, शुक्राणु या अंडाणु की आवश्यकता होगी, तो ऐसे डोनर से प्राप्त युग्मक का उपयोग करके सरोगेशी की जा सकेगी। हालांकि सरोगेशी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपति में से किसी न किसी एक का युग्मक जरूर होना चाहिए। इससे पहले सरोगेशी नियम 2022 में के नियम 7 के तहत दाता युग्मक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो पहले का जो नियम था उसमें दाता युग्मक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन प्रेजेंट में इसके उपयोग की सरोगेशी की जा सकेगी। अरुण मुर्तुवेल बनाम भारत संघ बाद नए सुप्रीम कोर्ट के मेयर रोकितांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम से पीड़ित महिला को सरोगेशी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति दी थी, और यह MRKH एक जन्मजात दुर्लभ रोग होता है। मेयर रोकितांस्की कुस्टर हॉसर जो सिंड्रोम है वह एक दुर्लभ रोग है जो कि प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और यह बंध्यता का कारण भी होता है। चलिए तो जानते हैं कि सरोगेशी होती क्या है, जिसको लेकर ये नियमों में बार बार ये नियम बनते हैं और उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन भी किए जाते हैं। तो सरोगेशी जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई महिला एवं इच्छुक दंपति के लिए गर्भ धारण करती है और उससे बच्चे को जन्म देती है। अब इच्छुक दंपति कौन होते हैं? इच्छुक दंपति वो व्यक्ति होते हैं जिनके माता पिता बनने के इच्छुक तो होते हैं, लेकिन उनके चिकित्सीय लक्षण जेस्टिनेशनल सरोगेशी को आवश्यक बनाते हैं। जेस्टिनेशन सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक सरोगेट माँ अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को पालती है, और यह बच्चा आनुवांशिक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं होता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में होता है कि इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सरोगेट माँ का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, और सरोगेट माँ का गर्भाधान या तो प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हो सकता है, और इस प्रक्रिया में सरोगेट माँ जिस बच्चे को जन्म देती है वह जैविक माँ भी बन जाती है। तो इसके संदर्भ में ये सरोगेसी के संदर्भ में कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, और सरोगेसी की एक प्रक्रिया को बताया गया है कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। सरोगेसी के प्रकार को देखा जाए तो ये दो तरीके से होती है। एक होती है परोपकारी सरोगेसी और दूसरी होती है वाणिज्यिक सरोगेसी। परोपकारी सरोगेसी में गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ का कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता, जो कि परोपकारी होती है। दूसरी वाणिज्यिक सरोगेसी इस तरीके से होती है जो सरोगेसी या बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से इतर मौद्रिक लाभ या प्रतिफल के लिए जाने वाली संबंधित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब कि एक में मौद्रिक भुगतान किया जाता है जो कि परोपकारी हो, और एक में दूसरे में मौद्रिक भुगतान किया जाता है वाणिज्यिक में, और परोपकारी मौद्रिक भुगतान नहीं किया जाता है। और सरकार ने 2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए तो जानते हैं भारत में सरोगेसी कानून के बारे में कि भारत में सरोगेसी के संबंधित कौन से कानून हैं। सरोगेसी अधिनियम 2021 में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है, और यह व्यावसायिक या वाणिज्यिक सरोगेसी के अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तो जो परोपकारी सरोगेसी होगी उसकी अनुमति तो प्रदान की गई है, लेकिन वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए कोई एक कह लो कि ये अगर वाणिज्यिक सरोगेसी करते हैं तो उन्हें अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। अधिनियम में कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा राज्य ARTSB या SARTSB आदि के कामकाज की निगरानी करने के लिए नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें सरोगेट बच्चे के मामले में गर्भपात के लिए सरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है, और यह मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुरूप होनी चाहिए। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम 2021 कहता है कि यह क्लिनिक्स और ART बैंकों को विनिमय एवं पर्यवेक्षण करते हुए दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए ART सुविधाओं का सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। इसमें सरोगेसी संबंधी उपचार को भी शामिल किया गया है, जिसमें सरोगेट माँ के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सरोगेसी नियम 2022 के अन्य प्रावधानों को देखा जाए तो इसमें सरोगेट माँ पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दूसरा कंडीशन दिया गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार सरोगेट मां को सरोगेसी के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जाएगी। तीसरा कारण आता है, इसमें प्रावधान किया गया है कि इच्छुक महिला या दंपति को किसी कंपनी या IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से 26 महीने की अवधि के लिए सरोगेट मां के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा खरीदना होगा। तो इसमें जो सरोगेसी नियम 2022 में एक प्रावधान किए गए थे। अब आता है कि सरोगेट मां के लिए पात्रता मानदंड और दंपति के लिए पात्रता मानदंड के बारे में देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में कौन कौन से हैं। जब सरोगेट मां के लिए जो पात्रता मानदंड है, उसमें सरोगेट बनने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए और उसका अपना एक बच्चा भी होना चाहिए और इसके अलावा उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच भी होना चाहिए। पात्रता मानदंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जब हाल ही में इसमें संशोधन किए गए तो इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें दंपति के लिए क्या पात्रता मानदंड होंगे और सरोगेट मां के लिए क्या पात्रता मानदंड होंगे, तो इनको आपको याद करना है। दूसरा आता है कि कोई महिला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार सरोगेट मां बन सकती है। और तीसरा आता है कि सरोगेसी के लिए चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये 3 मुख्य पात्रता मानदंड हैं जिनको सरोगेट मां जब तभी बच्चा धारण कर सकती है जब ये 3 कंडीशन को फुलफिल करती है। अब आता है कि दंपत्ति के लिए क्या पात्रता मानदंड होगा, कि दंपत्ति के लिए पहला आता है कि दंपत्ति की शादी के 5 वर्ष पूरे होने चाहिए और पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष और पति की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि पत्नी की जो आयु है वह 25 से 50 वर्ष के बीच हो और पति की जो आयु है वह 26 से 55 वर्ष के बीच हो। दंपति के पास कोई जीवित बच्चा जो कि बायोलॉजिकल, गोद लिया हुआ या सरोगेट नहीं होना चाहिए। हालांकि जब बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी या किसी घातक बीमारी से पीड़ित हो तब दंपति पात्र होते हैं। अनिवार्यता का जो प्रमाण पत्र है वह किन किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है। परिस्थिति नंबर 1 आती है कि अगर इच्छुक दंपति में एक या दोनों सदस्य प्रमाणित इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। दूसरा आता है कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने सरोगेट बच्चे की पेरेंटेड और कस्टडी से संबंधित आदेश जारी किया हो। और तीसरा आता है कि सरोगेट मां हेतु 36 महीने के लिए बीमा कवरेज होना चाहिए जो किसी भी प्रसव उपरांत जटिलताओं को कवर करता है। तो ये दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड है, सरोगेसी के लिए पात्रता मानदंड है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया है जिसको प्रक्रिया को जब इन प्रावधानों के संदर्भ में आएंगे तभी ये सरोगेट मां के संदर्भ में कुछ प्रावधान दिए हैं। अब आता है कि भारत में गर्भ समापन से संबंधित कानून के बारे में, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला के 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ का समापन करने यानी एबॉर्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इससे मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है और यह भ्रूण की विकृति का मामला भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि भारत में एबॉर्शन से संबंधित कानून के बारे में, कि भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत एबॉर्शन को गैर कानूनी बनाया गया। हालांकि MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत नए निर्धारित तरीके से एबॉर्शन कराने की अनुमति दी गई है। मतलब कि भारतीय दंड संहिता के तहत तो एक गैरकानूनी माना गया है, लेकिन 1971 का जो MTP अधिनियम है उसमें एबॉर्शन कराने की अनुमति दी गई है। इसमें 2021 में कुछ संशोधन किया गया था और MTP की महिलाओं के लिए और उपयोगी बनाया जा सके उसके संदर्भ में इसमें संशोधन किए गए थे। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88 से 92 में गर्भपात से संबंधित कुछ प्रावधान शामिल हैं। चलिए तो जानते हैं कि MTP अधिनियम 2021 में निम्नलिखित मामलों में गर्भ के समापन की अनुमति देता है। तो वह किस किस सिचुएशन को फुलफिल करता हो तो इसके अंतर्गत यह गर्भ के समापन की अनुमति देता है। पहला तो एक कि इसे 20 सप्ताह तक गर्भावधि के संदर्भ में कि एक चिकित्सक की सलाह पर सभी महिलाओं की अनुमति है। दूसरा आता है कि 20 से 24 सप्ताह तक की गर्भावधि में जिसमें कम से कम 2 चिकित्सकों की सलाह पर निम्नलिखित परिस्थितियों में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति है, जिसमें एक बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा या महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा, बलात्कार पीड़िताओं, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचारी की पीड़ित महिलाओं और अन्य सुविध महिलाओं जैसे दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है। या 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि के अंतर्गत यह सिचुएशन होनी चाहिए कि भ्रूण की विकृति के आधार पर केवल मेडिकल बोर्ड की सलाह पर भी एबॉर्शन किया जा सकता है।
2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एमटीपी अधिनियम के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया और अब यह अधिकार विवाहिता के साथ साथ अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त है। एबॉर्शन यानी कि गर्भ समापन संबंधी कानूनों की वैश्विक स्थिति को देखा जाए तो सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के अनुसार पिछले 30 वर्षों में 60 से अधिक देशों ने एबॉर्शन से संबंधित कानूनों को सरल बनाया। केवल 4 देशों अर्थात यूएसए, निकारागुआ, अल सल्वाडोर और पोलैंड ने एबॉर्शन को मिली कानूनी अनुमति को खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के बारे में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग हर तीसरी महिला अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति को देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019 से 2021 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में यह प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। इसके बाद बिहार, मणिपुर और तेलंगाना का स्थान आया है, जिसमें 18 से 49 वर्ष की आयु की 30.3% विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का सामना किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं भारत में घरेलू हिंसा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके संदर्भ में कि संविधान के अनुच्छेद 15 की क्लॉज 3 में विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वह 2005 में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये जो संरक्षण अधिनियम है इसे 2005 में पारित किया गया था। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान होते हैं? पहला तो आता है कि घरेलू हिंसा में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और लैंगिक शोषण शामिल है। इसकी जो कवरेज होगी वह सभी महिलाएं, इनमें एक साझा घर में रहने वाली माता, बहन, पत्नी, विधवा या पार्टनर शामिल हो सकते हो। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक बच्चा भी राहत का हकदार होगा। इसके अंतर्गत किसके खिलाफ इसमें शिकायत दर्ज कराई जाएगी? तो इसमें कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो कि महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा हो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हिरल पी हरसोरा और अन्य बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा और अन्य बाद में एक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि PWDVA प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून में उल्लेखित व्यक्ति शब्द से पहले आने वाले वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो व्यक्ति शब्द से पहले आने वाला वयस्क पुरुष था उसको हटा दिया गया था, जिसमें पति या साथी पुरुष के रिश्तेदार होंगे और इसमें पुरुष साथी के पुरुष और महिला रिश्तेदार दोनों शामिल होते हैं। पीड़िता या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति पीड़िता की ओर से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकता है और यह आवेदन इस अधिनियम के तहत एक या एक से अधिक राहत की मांग करने के लिए दिया जाता है। पीड़िता को आश्रय या चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आश्रय गृह या चिकित्सा सुविधा का भी प्रावधान किया गया है और यह अधिनियम मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त है, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अन्य कानूनी कार्यवाहियों में भी राहत मांगी जा सकती है, जैसे तलाक, भरण पोषण, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A आदि के लिए याचिका के संदर्भ में। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 498A है उसमें प्रावधान है कि कोई भी, चाहे वह महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार हो, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है जो उसे किसी निर्धारित अवधि के लिए कारावास में दंडित किया जाएगा या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कारावास की अवधि को 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित प्रावधान किए गए। अब आता है महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए अन्य पहलें स्टार्ट की गई हैं। जैसे पहले आती है PWDVA 2005 के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार को केवल दीवानी मामलों के तहत रखा गया है और इसका मतलब होता है कि वैवाहिक बलात्कार के लिए आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दूसरा आता है भारतीय न्याय संहिता 2023 में धोखे या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के अपराध घोषित किया गया। UN वीमेन और WHO ने संयुक्त राष्ट्र की 10 अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एसेसरीज के साथ मिलकर महिलाओं या लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनका जवाब देने के लिए रिस्पेक्ट वीमेन फ्रेमवर्क तैयार किया है। सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए देश में 1 स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो ये महिलाओं की हिंसा से बचाने के लिए कुछ पहलें स्टार्ट की गई हैं जो कि कार्यरत है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में दहेज प्रथा के बारे में, कि नए अध्ययन के अनुसार पता चला है कि भारत में पुरुषों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में जितनी वृद्धि हुई है उतना ही दहेज का चलन भी बढ़ा हुआ है। चलिए तो जानते हैं दहेज क्या है और दहेज से संबंधित भारत में कौन से कानून है और इसके अंतर्गत कौन से अधिनियम लाए गए हैं। दहेज जो है वह एक ऐसी प्रथा है जिसमें डॉरी या जिसे दहेज या उत्तर भारत में दहेज कहते हैं या स्त्री धनम दक्षिण भारत में कहा जाता है के रूप में इसे जाना जाता है। 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जांच के उद्देश्य से दहेज को एक संज्ञेय अपराध माना जाता है और इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल होता है। स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी होती है और कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित इसे किया जा सकता है, जिसमें दहेज लेना या देना, दहेज लेने या देने के लिए उकसाना, दहेज की मांग करना और दहेज से संबंधित विज्ञापन इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें कुछ प्रतिषेध दिए गए हैं। अब आता है कि इस कानून में विवाह के संबंध में एक पक्ष माता पिता तथा दूसरा पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को दहेज कहा गया है। यह इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा में 61 में कहा गया है कि दहेज की परिभाषा को संबोधित करता है। दहेज के लिए हत्या को भारतीय दंड संहिता ने वर्ष 1986 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया था। क्योंकि दहेज मृत्यु कानून में हत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है को भारतीय दंड संहिता मतलब कि जो कानून बना हुआ है तो उसमें दहेज के कारण जो हत्याएं होती हैं या अपराध कोई होती है तो उसमें नए अपराध के तौर पर दहेज मृत्यु को जोड़ा गया है, लेकिन कानून में हत्या का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के में परिभाषित किया गया और दहेज मृत्यु के मामले में इस धारा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के साथ पढ़ा जाता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है स्टेम क्षेत्र में महिलाओं के बारे में। स्टेम क्या होते हैं? स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसका एक फुल फॉर्म होता है। एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स होता है। स्टेम हाल ही में प्रधानमंत्री ने विमानन क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करने के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। बोइंग सुकन्या जो कार्यक्रम है इसे पूरे भारत में लड़कियों को देश में विमानन क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है और यह कार्यक्रम लड़कियों महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद करेगा। इसके तहत उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत युवतियों के लिए 150 निर्धारित स्थानों पर स्टेम लैब स्थापित किए जाएंगे और उनमें स्टेम क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रुचि पैदा करने में मदद मिलेगी, जिसके तहत पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। भारत में 15% पायलट महिला है और यह वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है। एक डेटा बैंक को देखा जाए कि स्टेम कोर्सेज में महिलाओं की नामांकन 2021-22 में बढ़कर 42.6% होता है और कार्यबल में महिला भागीदारी कुल स्टेम कर्मियों में महिलाओं की भागीदारी 29.2% रही है। एक डेटा बैंक के तौर पर देख सकते हैं। अब आता है कि स्टेम में क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहलें स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी पहल है। पहली आती है आई स्टेम। आई स्टेम मतलब इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा आरंभ की गई एक पहल है, जिसे अनुसंधान, अवसंरचना और प्रयोगशालाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, जिसका लाभ पूरे भारत में उपयोगकर्ता उठा सकते हैं। फिर दूसरी आती है वेस्ट, जो कि वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के संदर्भ में है, जो कि एक नई पहल है। किसकी पहल है? आई स्टेम की एक नई पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट पहल आती है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य हाई स्कूल में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को स्टेम क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु समान अवसर प्रदान करना। फिर आती है किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट, रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सिंग, पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी। इस पहल की शुरुआत भी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट या गाटी यह सभी स्तरों पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित विषयों में महिलाओं की सुविधा के लिए संस्थागत सुधार लाने का प्रयास करता है। कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस या क्यूरी, इसके तहत महिला विश्वविद्यालयों को उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं में सुधार करने में सहायता प्रदान करती है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटमेंट प्रोग्राम या बायोकेयर। ये ऐसे रोजगार या बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 45 वर्ष तक की महिला वैज्ञानिकों को पहला बाह्य अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इस स्टेम क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। अब आता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध निदान अधिनियम 2013 यानी पोस्ट एक्ट के लागू हुए 10 वर्ष हो गए हैं, इसके संदर्भ में आया हुआ है। चलिए तो जानते हैं इसको कब लागू किया गया और यह केस है क्या। कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में देखा जाए तो इसे कार्यस्थल के माहौल को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने के लिए पोस्ट एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, प्रतिबंधित करना और इनकी शिकायतों को दूर करना होता है। यह अधिनियम 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा निर्देश का विस्तार करता है और इसे कानूनी आधार प्रदान करता है। विशाखा दिशा निर्देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत संस्थाओं को 3 प्रमुख दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण शामिल है। साथ ही संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने का भी आदेश दिया गया। अब जानते हैं इस एक्ट के बारे में, जो कि 2013 में इसके प्रावधान लाए गए थे। कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा के संदर्भ में कि इस एक्ट में यौन उत्पीड़न की क्या परिभाषा है। यौन उत्पीड़न प्रत्यक्ष रूप से या मंशा व्यक्त करके निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक नापसंद बर्ताव या आचरण या व्यवहार को यौन उत्पीड़न में शामिल किया जाता है। इसमें से कौन कौन, जैसे शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना, यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य या चित्र दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य पसंद, शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार होना है। कार्यस्थल की परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो इसके तहत ऐसा कोई भी स्थान शामिल है जहां कर्मचारी रोजगार की वजह से या रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे स्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन के साधन भी शामिल होते हैं, जिसमें कार्यस्थल में संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रक शामिल होते हैं। पीड़ित महिला के संदर्भ में इसमें सभी महिलाएं शामिल होंगी, भले ही उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह संगठित क्षेत्र में कार्य करती हो या असंगठित क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती हो या निजी क्षेत्र में। पीड़ित महिला की परिभाषा में क्लाइंट, ग्राहक या कस्टमर और घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है। इनकी एक वैश्विक मानदंड को देखा जाए तो ILO कन्वेंशन 119 हिंसा एवं उत्पीड़न से रहित विश्व में काम करने के हर किसी के अधिकार को मान्यता देने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें जेंडर आधारित हिंसा और उत्पीड़न भी शामिल होता है, जो कि भारत में इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन को 1989 में इसे अपनाया गया था, जिसमें भारत भी इसका समर्थन करता है। अब आता है कि शिकायत निवारण तंत्र के बारे में कि किस तरीके का एक तंत्र होना चाहिए। इसमें शिकायत समिति के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कितने सदस्य होते हैं और इस समिति का गठन किस तरीके से होता है और इस शिकायत की जो प्रक्रिया है वह किस तरीके से कार्य करती है, इसके बारे में जानते हैं। कि शिकायत समिति में प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और ICC में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए और उनमें से 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, जिनमें एक बाहरी सदस्य भी होना चाहिए। ICC के पास दीवानी अदालत के समान शक्तियां होती हैं और यह 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा स्थायी समिति का गठन किया जाता है।
शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया के बारे में देखा जाए तो इसमें किसी भी पीड़ित महिला को आईसीसी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है और यदि यांत्रिक समिति गठित नहीं है तो यह स्थायी समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकती है। यह पीड़िता शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम या उसकी मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण से शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी या अन्य संबंधित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुलह के संदर्भ में कि आईसीसी जांच शुरू करने से पहले वो पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और जवाबदेह पक्ष के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है और सुलह में किसी भी प्रकार के मौद्रिक लेन देन संबंधी समझौते की अनुमति नहीं दी गई। जांच के संदर्भ में इसमें आईसीसी या तो पीड़ितकर्ता की शिकायत को आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस के पास भेज सकती है या अपने स्तर पर जांच शुरू कर सकती है या 90 दिनों के भीतर इसे पूरा किया जाना होता है। दोषी के खिलाफ कार्रवाइयों के संदर्भ में कि यदि उत्पीड़न के आरोप साबित होते हैं तो आईसीसी नियोक्ता को कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश करती है और इसमें अपील पीड़ित महिला या जवाबदेह पक्ष जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिन के भीतर अदालत में अपील कर सकता है। झूठी शिकायत में सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार यह नियम या शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है जिसमें झूठी शिकायत दर्ज कराई जाती है। निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में इसमें महिला जवाबदेह पक्ष और गवाह की पहचान पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी जांच की सिफारिश और इस पर की गई कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे के बारे में जानते हैं कि इसमें एक ड्राफ्ट नीति को स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है जिसमें मासिक धर्म प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं सहित अन्य सभी के लिए एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया होती है जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि लड़कियां या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कलंक मुक्त जीवन जी सकें। इस नीति में वंचित और कमजोर आबादी को प्राथमिकता देने और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पेन महिला कर्मचारियों को सावैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने वाला एक पहला यूरोपीय देश है। चलिए तो जानते हैं मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए वर्तमान में संचालित कार्यक्रम और मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो पहले स्टार्ट हुई हैं उनके बारे में। पहला आता है कि मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011। इसका मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ता के माध्यम से समुदायों में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना है। दूसरा आता है स्वच्छ भारत मिशन 2014। इसके अंतर्गत इस पहल में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को शामिल किया गया है। तीसरा आता है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2015 में दिए गए थे। इन दिशा निर्देशों के तहत सभी राज्यों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के मुद्दे पर तेजी से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित योजनाओं के संदर्भ में इसमें महाराष्ट्र में अस्मिता योजना, राजस्थान में उड़ान और ओडिशा में खुशी योजनाओं में किशोरियों को सब्सिडी वाले या निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने का प्रावधान किया गया है। अब आता है कि मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर कौन कौन सी पहलें स्टार्ट की गई हैं। पहली आती है कि हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। दूसरा आता है कि मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा रेड डॉट अभियान चलाया जा रहा है। और तीसरा आता है कि महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच विधेयक 2022 के अंतर्गत इसमें मासिक धर्म के दौरान 3 दिन की सावैतनिक अवकाश के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर यह वुमेन से रिलेटेड जो टॉपिक है वह फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंतर्गत बच्चे या चिल्ड्रेन के संदर्भ में, जिसमें पहला आता है बाल श्रम या चाइल्ड लेबर। सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में श्रम वस्त्र कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति एक आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। चलिए तो जानते हैं कि बाल श्रम आखिर होता क्या है और बाल श्रम से संबंधित क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं और इस कानून के बारे में भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके संदर्भ में भी जानते हैं कि ILO के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बाल श्रम को अधिकांशतः ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था क्षमता और गरिमा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है।
यह ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी शिक्षा में हस्तक्षेप करता है और उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है या उनके अतिरिक्त बाह्य कार्य के बोझ तले स्कूल जाने को विवश करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चे हैं, जिनमें भारत में कुल कामकाजी बच्चों में लगभग 55%, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसी न किसी में रोजगार में लगे हुए हैं। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है कि इसमें भारत में बाल श्रम से सर्वाधिक विकृत स्वरूपों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 182 और रोजगार न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138 का अनुसमर्थन किया गया। दूसरा आता है कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 के तहत इस अधिनियम में सभी व्यवसाय में बालकों जो कि 14 वर्ष से कम हैं तथा खतरनाक व्यवसाय में प्रक्रियाओं में किशोरों की आयु 14 से 18 वर्ष को रोजगार पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा आता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय या पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था की गई है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें पेंसिल पोर्टल के अंतर्गत इस पोर्टल में बाल श्रम के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास को मजबूत करने के लिए साधन बन गया है, जिसका जो प्रबंधन है वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, जो कि भारत में 85,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास के शोषण से मुक्त कराने की मदद की हुई है। तो ये प्रमुख कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ एनजीओ भी हैं और कुछ सरकार के द्वारा भी चलाए गए हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहलों को स्टार्ट किया गया है जो कि कार्यरत है। चलिए तो जानते हैं कि बाल श्रम के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान को, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस किस के अंतर्गत आता है। पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21 का क्लॉज ए, जिसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है। अनुच्छेद 23, जिसके अंतर्गत मानव तस्करी और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है तथा इस उपबंध के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए रोजगार पर नहीं रखा जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 39, जिसमें यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों की स्वास्थ्य एवं शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। तो यह श्रम बल के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, 45, 23, 24 और 39 में ये प्रावधान दिए गए। अब नेक्स्ट आता है कि बाल दत्तक ग्रहण के बारे में या चाइल्ड एडॉप्टेशन के संदर्भ में क्या नियम है और यह प्रक्रिया किस तरीके से पूरी होती है और इसके संदर्भ में कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए हैं। पहला आता है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघवाद में बच्चों को एडेप्टेशन पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं कि टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघवाद के बारे में कि यह किस तरीके का वाद है, जिसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके आह्वान करने का निर्णय लिया है कि बाल देखभाल संस्थानों से अधिक बच्चों को शामिल करके एडेप्टेशन पूल बनाया जाएगा। जो उनके बाल देखभाल संस्थान है से अधिक बच्चों के लिए एक एडेप्टेशन पूल को बनाया जाएगा और ये पूल जो होंगे वह ऐसे बच्चों से संबंधित होंगे जो इन मापदंडों को पूरा करते हो। ये कौन कौन से मापदंड है? पहला कि इनके माता पिता 1 वर्ष से अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हों। दूसरा कि यदि माता पिता या अभिभावक अयोग्य हों, कि अयोग्य के संदर्भ में के कौन कौन से अयोग्य, कि माता पिता या अभिभावक से ऐसे माता पिता से होता है जो कि पालन पोषण करने में असमर्थ, अनिच्छुक या मादक पदार्थ के सेवन में लिप्त हों। इससे माता पिता भी शामिल होंगे जिनमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया हो और उनकी अपेक्षा की हो, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है आदि। तो इसमें ये अभिभावक आएंगे जो कि अयोग्य की श्रेणी में होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को CCI में अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पित श्रेणी में बच्चों की पहचान करने के लिए एक द्विमासिक अभियान शुरू करने का निर्देश भी दिया हुआ है, जिसमें सभी राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि OAS बच्चों को जिला स्तर पर चाइल्ड एडेप्टेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। CCIs उन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है।
सीसीआई में बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी, उचित सुविधा तंत्र आदि शामिल होता है। इन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत मान्यता प्राप्त है। चलिए तो जानते हैं कि भारत में गोद लेने प्रक्रिया के बारे में या दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में। इसकी परिभाषा को देखा जाए तो इसमें दत्तक ग्रहण से आशय उससे होता है कि जिसम के माध्यम से गोद लिया गया बच्चा अपने जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और इस प्रक्रिया में गोद लिया गया बच्चा गोद लेने वाले माता पिता की वैध संतान बन जाता है और गोद लिए गए बच्चों को एक जैविक बच्चे से जुड़े सभी अधिकार, विशेषाधिकार एवं जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं। दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून को देखा जाए तो सबसे पहले हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में आया था। इस कानून के अंतर्गत ऐसे मामले में शासित करता है जिसमें माता पिता या अभिभावक अपनी संतान किसी अन्य हिंदू माता पिता को गोद लेने के लिए दे सकते हैं और यह कानून ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिसमें किसी भी रूप में धर्म से हिंदू, वैष्णव, लिंगायत या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सहित बौद्ध, जैन और सिख इसमें शामिल हैं। जे अधिनियम 2015 तक दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 के अंतर्गत इसमें अनाथ, परित्यक्त या सौंपे गए बच्चों, रिश्तेदारों के बच्चों के देश से बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण को यह शासित करता है। इसके अंतर्गत भारत में बच्चों के दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करने के लिए कुछ मौलिक सिद्धांत है। कौन कौन से मौलिक सिद्धांत है? पहला तो आता है कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि माना जाएगा। दूसरा आता है कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा आता है कि जहां तक संभव हो बच्चों को उसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रखने का प्रयास किया जाएगा जिससे वे परिचित हैं। तीसरा आता है कि गोद लेने के सभी मामलों को चाइल्ड एडेप्टेशन रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम पर पंजीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। तो इसके अंतर्गत ये भारत में कुछ मौलिक सिद्धांत बच्चों के संदर्भ में दिए गए हैं। अब आता है संस्थागत संरचना के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं जहां पर बच्चों की गोद लेने के संदर्भ में आती हैं, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर और कुछ विशिष्ट एजेंसियां भी होती हैं जो इस तरीके से कार्य करती हैं। तो इनके संदर्भ में कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट में कार्यरत हैं। पहली आती है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण। यह जो प्राधिकरण होता है वह एक सांविधिक संस्था होती है और इसके तहत जे अधिनियम के तहत देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले एक नोडल निकाय के रूप में काम करती है। दूसरी आती है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, जो कि कारा के साथ समन्वय में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और गैर संस्थागत देखभाल की निगरानी करने के लिए राज्य का नोडल निकाय है। तीसरा आता है जिला बाल कल्याण समिति, जो कि राज्यों के लिए प्रत्येक जिलों को गठित करना अनिवार्य होता है और ये देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले को देखते हुए उन्हें दत्तक ग्रहण के कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करती है। जिला बाल संरक्षण इकाई, जो कि इस जिले में अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों की पहचान करती है और उन्हें बाल देखभाल संस्थानों को सुपुर्द भी करती है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी, जो कि बच्चों के दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से संबंधित मान्यता प्राप्त निकाय है। अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी, जिसके अंतर्गत विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी होती है जो अपने अपने देश के नागरिकों द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों को देखती है। तो ये प्रमुख संस्थागत संरचनाएं कार्यरत हैं। नेक्स्ट आता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जे अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराध की श्रेणी वाले बच्चे बाल संदिग्धों के आकलन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें बालकों की परिभाषा के संदर्भ में कितने वर्ष की आयु के बालकों को संबोधित किया गया है कि जे अधिनियम बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 18 वर्ष पूरी कर ली हो और वर्ष 2015 में यह प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था और इस संशोधन के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बालकों पर जघन्य अपराधों के मामलों में एक वयस्क व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह निर्धारित करने का आकलन करता है कि ऐसे बालक पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए। चलिए तो जानते हैं जे अधिनियम 2015 और जे अधिनियम 2021 के बीच तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर कि इसमें कितने एज का प्रावधान था, कौन सी न्यायालय के तहत इनको उसमें कारावास में रखा जाएगा या फिर इनके संदर्भ में कौन कौन सी प्रक्रिया है उनके संदर्भ में देखते हैं कि इसमें पहला आता है विशेषताओं के संदर्भ में दत्तक ग्रहण के संदर्भ में, जो कि 15 के संदर्भ कि एक बार दीवानी न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने पर बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सहित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण का आदेश देती है। इसमें जो अपील है वह
2015 में बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। और 2021 में जब संशोधन किया गया तो उस टाइम पर डीएम द्वारा पारित दत्तक ग्रहण के आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील दायर कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपराधों के वर्गीकरण के संदर्भ में, जिसमें 2015 में कुछ अपराध वर्गीकृत किए गए थे, जैसे जघन्य अपराध, गंभीर अपराध, छोटे अपराध। जघन्य अपराध को भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी कानून के तहत 7 वर्ष या इससे अधिक के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, और गंभीर अपराध में ऐसे अपराध के लिए 3 से 7 साल का सजा दिया जाएगा। छोटे अपराध के लिए ऐसे अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया। 2021 में जब संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसमें शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बाद में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए गंभीर अपराधों को परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया, जिसमें जिन अपराधों के लिए अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है, उन्हें 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। नामित न्यायालय के संदर्भ में कि इसमें कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक कारावास के दंड का प्रावधान करता है, जिसमें संज्ञेय और गैर जमानती होगा और इसके बाद बाल न्यायालय के ट्रायल में चलाया जाएगा। और 2021 में इसमें प्रावधान करता है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों के लिए बाल न्यायालय में ट्रायल पर जाएगा और इसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है। अब आता है नेक्स्ट कि भारत में बच्चों की तस्करी के बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, कि ड्रग्स एंड क्राइम संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए व्यापक उपायों को लागू करने के लिए एक 10 सूत्रीय कॉल टू एक्शन को मंजूरी दी है। चलिए तो जानते हैं इसके संदर्भ में कि बाल तस्करी के बारे में ये होती क्या है और इसके संदर्भ में कौन कौन से कानून लाए गए हैं, और 10 सूत्रीय कॉल टू एक्शन के बारे में भी। कि बाल तस्करी जो है वह बच्चों की तस्करी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे घरेलू काम, विभिन्न उद्योगों में जबरन बाल श्रम देखने को मिलता है। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियों जैसे भिक्षा मांगने, अंगों के व्यापार और वाणिज्य के यौन कार्यों में भी यह देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2021 में हर दिन 8 बच्चों की तस्करी, श्रम, भिक्षावृत्ति और यौन शोषण के लिए की गई है। चलिए तो जानते हैं कि बच्चों को तस्करी से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून में, जिसमें पहला आता है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसका मुख्य उद्देश्य अनैतिक व्यापार और देह व्यापार को रोकना है। दूसरा आता है बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम 1976, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना है। तीसरा आता है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, जिसके तहत मानव अंगों के व्यापार को दंडनीय अपराध बनाया गया है। और चौथा आता है यौन अपराध में बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012, जिसमें का उद्देश्य बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य संबंधी अपराधों से बचाना होता है। नेक्स्ट आता है सहमति की आयु के बारे में, कि 22वें विधि आयोग ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष नहीं किए जाने पर सिफारिश की है। चलिए तो जानते हैं कि सहमति की आयु आखिर होती क्या। सहमति की आयु वह आयु होती है जिसमें किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से यौन क्रियाओं हेतु सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है। यौन सहमति का मतलब क्या है कि इसमें न्यूनतम आयु रखने का मुख्य उद्देश्य है कि किशोरों को यौन शोषण से बचाना है। साथ ही इनमें किशोरों को प्रारंभिक यौन गतिविधियों के दुष्प्रभावों से भी बचाया जा सकता है और उनका उचित विकास एवं उनके अधिकारों का भी संरक्षण होता है। पोस्को अधिनियम 2012 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में रखा गया है, अतः स्वाभाविक रूप से यह सहमति की आयु बन गई है। पोस्को अधिनियम 2012 में लैंगिक उत्पीड़न, यौन हिंसा तथा अश्लील सामग्रियों के अपराधों में बालकों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की भी स्थापना का उपबंध किया गया। यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष करने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन किया गया है, जिसमें पोस्को अधिनियम के तहत आयु मानदंड के अनुरूप बनाने पर कार्य करता है, जिसमें पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध में अपवाद अभी भी कानून में बना हुआ है और इसमें पत्नी की जो आयु है 15 वर्ष से अधिक होगी। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 को एक अपवाद की व्याख्या की थी, जिसमें किसी पुरुष और उसकी पत्नी जिसको कि 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु हो, उनमें यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बलात्कार की परिभाषा के लिए एक विवाहित महिला के लिए सहमति की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है। और बीएनएस की धारा 63 में वैवाहिक बलात्कार के लिए अपराध को बरकरार रखा गया है।
यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत तीसरा, अन्य सुविधा समूह के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ ने सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघवाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। चलिए तो जानते हैं इनकी दलीलें और न्यायालय के फैसले के बारे में कि LGBTQ को अधिकार याचिकाकर्ताओं की दलील और न्यायालय के फैसले में, जिसमें मुद्दे कौन कौन से उठे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विवाह करने के अधिकार के संदर्भ में इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय ने सर्वसम्मति में यह माना कि भारत में विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार या स्पष्ट अधिकार नहीं है। हेट्रोसेक्सुअल संबंधों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानून के तहत विवाह करने का अधिकार है और इन मौजूदा कानून में विवाह को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानून भी शामिल है। दूसरा मुद्दा आता है क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन में प्रवेश का अधिकार। न्यायालय क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन विकल्प प्रदान नहीं करता है, जिसमें सरकार एशिया यूनियन से मिलने वाले किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। सिविल यूनियन एक कानूनी मान्यता होती है जो कि मूल रूप से उन देशों में समलैंगिक जोड़ों को प्रदान की जाती है जहां कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या, जिसमें न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम को जेंडर न्यूट्रल तरीके से अमान्य करने देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगी और अन्य कानूनी अधिकारों को व्यापक प्रभाव में डाल सकती हैं। नॉन हेट्रोसेक्सुअल जोड़ों के लिए गोद लेने का अधिकार, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने कहा है कि कारा द्वारा क्वीयर जोड़ों पर गोद लेने की लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है, जिसमें नियमों को रद्द करने के लिए हानिकारक, विनाशकारी, असामान्य प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका समाधान केवल विधायिका या कार्यपालिका ही कर सकती है। चलिए तो जानते हैं दुनिया भर में LGBTQ के लिए कौन से अधिकार दिए गए हैं कि वर्तमान में कुल 130 देशों से अधिक देशों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नीदरलैंड ने 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया था और वर्तमान में दुनिया भर में 30 से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। LGBTQ के संबंध में अन्याय का निर्णय लिए गए हैं, जिसमें पहला नालसा बनाम भारत संघवाद 2014 में आया था, जिसमें नॉन बाइनरी समुदाय को अपनी लैंगिक पहचान बताने का संवैधानिक अधिकार है और इस तरह से नॉन बाइनरी समुदाय को मान्यता दी गई। दूसरा आता है नव तेजस सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018, जिसमें समलैंगिकता से संबंधित IPC की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। अब आता है ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार के बारे में कि सुर्खियों में क्यों कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां में प्रयत्न परियोजना का उल्लेख किया गया। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आजीविका और उद्यम प्रशिक्षण संबंधी एक कार्यक्रम होता है। चलिए तो जानते हैं प्रयत्न परियोजना के बारे में। यह जो परियोजना है इसका उद्देश्य लाभार्थियों को जीवन की बुनियादी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इससे साथ ही लाभार्थियों में कुछ को उद्यमिता कौशल प्रदान करने में मदद करना भी इसका एक उद्देश्य है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की कार्यकारी समिति ने मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत एक नोडल मंत्रालय के तौर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आता है। यह मंत्रालय का कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र के माध्यम से इस परियोजना का संचालन किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में देखा जाए तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिनकी वर्तमान लैंगिक पहचान उसके जन्म के समय निर्धारित लैंगिक पहचान से मेल न खाती हो। इसमें ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति या विकार, हिजड़ा जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। चलिए तो जानते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून 2019 के बारे में। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक के संदर्भ में रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं से संबंधित है। पहचान प्रमाण पत्र में इसमें खुद से अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार दिया गया है। शिकायत निवारण तंत्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसके लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया। आवास के अधिकार में इसमें न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश, प्राधिकृत न्यायालय द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया है। शिक्षण संस्थानों के दायित्व के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें समावेशी शिक्षा, खेल कूद, आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के समान अवसर प्रदान करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, विधेयकों, परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए होगी। इसके संदर्भ में आता है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू किए गई पहलों में आती है स्माइल पहल।
या स्माइल योजना, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना है, जिसके अंतर्गत 2 उपयोजनाएं कार्य करती हैं, जिसमें पहली आती है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना, और दूसरी आती है भिक्षावृत्ति में कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास। नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की है, और गरिमा गृह, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक आश्रय गृह भी बनाया गया है। तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। अब आता है जनजातीय कल्याण के बारे में या ट्राइबल वेलफेयर के बारे में, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन शुरू किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस के बारे में कि इसको किस पर्पज से शुरू किया गया है, और पीएम जनमन के बारे में जानते हैं, और भारत में जनजातियों के संदर्भ में जानते हैं कि इसमें किस आर्टिकल के तहत ये जनजातियां आती हैं जिनको ये प्रावधान का दिए गए हैं। जनजातियों के गौरव के बारे में देखा जाए तो जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का उल्लेख करने के लिए हर साल 15 नवंबर जो कि 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में इसे जनजातीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पीएम जनमन के बारे में, पीएम जनमन जो है प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की घोषणा को केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसी के अनुसरण में पीएम जनमन की शुरुआत की गई है, जिसमें अगले 3 वर्षों के लिए अनुमानित 24,104 करोड़ रुपए हैं। इसमें 9 मंत्रालयों के समन्वय में 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य पीबीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण आदि के पूर्ण कवरेज की सुनिश्चित किए जाएंगे। चलिए तो जानते हैं भारत में जनजातियों के बारे में कि इसके संदर्भ में कौन से आर्टिकल है, और आर्टिकल के साथ साथ जानते हैं कि इनका प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है। कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को जनजातियों या जनजातीय समुदायों और जनजातीय समुदायों के हिस्सों या उनके भीतर के वर्गों में परिभाषित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वह 8.6% है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत वाली जो आबादी है वह लक्षद्वीप में 94.8% है और मिजोरम में 94.4% है, जो कि द्वितीय स्थान रखती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। इसके अंतर्गत जो नोडल मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय होता है, जो कि विश्व के देशज लोगों के लिए मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस दुनिया भर के देशज लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1982 में इसी दिन मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के संरक्षण संबंधी उप आयोग के देशज आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। जनजातीय विकास के लिए कुछ पंचशील सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत कहता है कि लोगों का विकास और उनकी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा आता है कि भूमि और जंगल में जनजातियों का अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा आता है जनजातीय समूहों को प्रशासन या विकास के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चौथा, इन क्षेत्रों में गवर्नेंस से संबंधित गतिविधियाँ सार्वजनिक पूर्वक की जानी चाहिए। पांचवा, परिणामों के मूल्यांकन हेतु आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें निहित मानवीय गुणों और मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब आता है पीबीटीजी के बारे में, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के बारे में। पीबीटीजी जो होते हैं वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष श्रेणी होती है, जिसे यूएन लेबर आयोग 1961 की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1973 में आदिम जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई थी। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजीज कर दिया गया, और ये इसकी पहचान के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए, जिसमें आता है कि आदिम कृषि की प्रणाली का प्रचलन होना चाहिए, अन्य जनजातीय तुलना में साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती स्थिर जनसंख्या होनी चाहिए। वर्तमान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 पीबीटीजी है और उड़ीसा में पीबीटीजी की संख्या सर्वाधिक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भारिया पीबीटीजी, छत्तीसगढ़ में कमार एवं बैगा जनजाति को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवास अधिकार प्रदान
किए गए हैं इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो जानते हैं जनजातीय कल्याण के लिए किए गए उपाय के बारे में, जिसमें संवैधानिक, कानूनी और सरकारी योजनाएं जब सभी चलाई गई हैं। जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों को देखा जाए तो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में चिन्हित क्षेत्रों का प्रशासन है, जो कि अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना जारी की गई और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। तो ये संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में। कानूनी उपाय के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 या फिर पेशा एक्ट के बारे में। यह ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी आबादी को शोषण से बचाती है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जो वन के में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और उनकी पारंपरिक वन निवासियों की भूमि का स्वामित्व, आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए इसे पारित किया गया। चलिए तो इनके सहकारी योजनाओं को भी देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत इन्हें कौन कौन सी योजनाएं के थ्रू सुरक्षा प्रदान की जाती है या फिर विशेष अधिकार दिए जाते हैं। पहला आता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो कि बड़ी जनजातीय आबादी वाले गाँवों को आदर्श गाँव में बदलने के लिए है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जो कि जनजातीय उद्यमिता की पहलों को मजबूत करने और आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जो कि खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए स्टार्ट की गई थी। अब आता है गैर अधिसूचित जनजातियों के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इदाते आयोग की एक रिपोर्ट लागू करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया है। जिस रिपोर्ट में भारत में घुमंतु, डिनोटिफाइड, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करने की सिफारिश की हुई है। चलिए तो जानते हैं गैर अधिसूचित जनजातियों के बारे में। इसके अंतर्गत ये जनजातियाँ देश भर में सर्वाधिक कमजोर और वंचित समुदाय होते हैं। इन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था, जिसमें जनजातियों के विषम समूह में अलग अलग व्यवसायों में संलग्न होती हैं। इनमें व्यवसाय में परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन और पशु चराना आदि इनके अंतर्गत इनके प्रमुख व्यवसाय आते हैं। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में आदतन अपराधी अधिनियम 1982 को निरस्त किया गया और इसमें कैद गैर अधिसूचित जनजातियों को ST, SC और OBC की सूचियों में शामिल किया गया। घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के बारे में देखा जाए तो ये सभी घुमंतु जनजातियाँ गैर अधिसूचित जनजातियाँ नहीं होती, जबकि सभी DNT घुमंतु जनजातियाँ होती है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, जिसमें हक्की की जनजाति कर्नाटक का एक अर्ध घुमंतु जनजातीय समुदाय होता है। 3 प्रकार के घुमंतु समुदाय होते हैं, जिसमें पहले आते हैं कि पक्षियों और जानवरों के शिकारी, ट्रैपर, आखेटक आदि जैसे कोंडा, रेटी, चैसस आती है। दूसरे आते हैं देहाती समूह, जो कि पारदी, गुज्जर, बंजारा, भील, कुरबा, मथुरा आती है। तीसरी आती है फेरी वाले, जो कि भाग्य बताने वाले, कहानीकार, कलाबाज, नर्तक और नाटककारों के घुमंतु समूह आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख हैं। अब आता है DNT के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पहला तो आता है कि गैर अधिसूचित विमुक्त घुमंतु या अर्ध घुमंती जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो कि भारत सरकार ने गैर अधिसूचित घुमंतु अर्ध घुमंती जनजातियों की राज्य पाठ सूची तैयार करने के लिए इसका गठन किया है। गैर अधिसूचित जनजातियों की छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक पूर्व मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है। DNT के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख परियोजना की है, जो कि शुरुआत की है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। DNT समुदायों के आर्थिक सदस्यों के लिए सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। 2019 में गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंती समुदायों के लिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया गया। अब आता है दिव्यांगजन। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जो दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को नया स्वरूप देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। मुख्य आयुक्त की अदालत में दिए गए निर्णय के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें देश के सभी सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होने चाहिए और अगर कोई सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं है तो उसे भूतल या किसी अन्य सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए।
और इनकी जो जिम्मेदारी है इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इसे लागू किया गया। यह अधिनियम क्या कहता है? इसके अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संदर्भ में कुछ प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में कम से कम 5% आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में कम से कम 4%, और यह आरक्षण पुलिस बल के लिए लागू नहीं होगा। भारतीय पुलिस, RAF, CAPF दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान की गई, जिसमें मानसिक विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित आदि शामिल होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चों को अपनी पसंद के पड़ोस के स्कूल या किसी विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसमें कम से कम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगता वाली श्रेणी में रखा जाता है। अब आता है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम के अंतर्गत पहला आता है सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, विशिष्ट दिव्यांग पहचान परियोजना, दिव्यांगजनों की कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, दिव्यांग उद्यमियों को रियायती ऋण सहायता, दिव्यांगजनों को सहायता उपकरणों की खरीद एवं फिटिंग में सहायता के लिए परचेज, फिटिंग ऑफ एड असिस्टेंट डिवाइसेस कार्यक्रम, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, जो कि दिव्यांगों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु एक सक्षम परिवेश बनाती है। अब आता है मैनुअल सीक्वेंसिंग के बारे में। यह जो सीक्वेंसिंग है वह सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि देश के 766 जिलों में 714 जिलों ने खुद को मैनुअल सीक्वेंसिंग यानी मेला ढोने से मुक्त किया है। तो कितना बड़ा आंकड़ा है? 766 में से 714 ने अपने आप को इससे मुक्त किया है। तो इसके संदर्भ में चलिए तो मैनुअल सीक्वेंसिंग के बारे में जानते हैं, जो ये सबसे बड़ा डेटा उभर के आया हुआ है। ये सीवर या सेप्टिक टैंक से मानव मल की हाथ से सफाई करना मैनुअल सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इस सीक्वेंसिंग का कार्य हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत प्रतिबंधित करना है, और इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दंड से दंडित किया जाता है। हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध या उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के बारे में कि हाथ से मेला ढोने वाले कौन होंगे। इसमें अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली या गटर या सीवर या रेलवे पटरी से मानव मल को हटाने या उठाने हेतु रोजगार पर रखे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मेला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को नियमित या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रोजगार नहीं रखता है। अपवाद स्वरूप देखा जाए तो इसमें मानव मल को साफ करने के लिए रोजगार पर रखा गया कोई भी व्यक्ति जो उपयुक्त सुरक्षात्मक यंत्रों और उपकरणों की मदद से ऐसे कार्य को संपन्न करता है, तो वह इस कानून के तहत हाथ से मेला ढोने वाला नहीं माना जाएगा। दूसरा आता है यह कानून कैसे हाथ से मेला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करता है कि इसमें पहला कदम आता है कि यह अस्वच्छ शौचालयों के इस्तेमाल को समाप्त करता है और इस हेतु स्थानीय प्राधिकरणों के लिए कुछ समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को भी लागू करता है। यह कानून निम्नलिखित अपराध के रूप में वर्णित करता है, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए लोगों से हाथ से मेला ढोने के रूप में काम पर रखना, और इसमें हाथ से मेला ढोने वालों को पुनर्वास के संदर्भ में इसमें यह प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है। हाथ से मेला ढोने वालों की पहचान का दायित्व है, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण, छावनी परिषद, रेलवे प्राधिकरण में हाथ से मेला ढोने वालों की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। अब आता है कि मैनुअल सीक्वेंसिंग को कम करने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में। पहला आता है मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय नीति। इसका उद्देश्य हानिकारक सफाई कार्यों का उन्मूलन करना, सीवर सेप्टिक टैंक के सफाई कर्मियों की मौत को रोकना और उनका सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना है। स्वच्छता मोबाइल ऐप की सहायता से हाथ से मेला ढोने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हाथ से मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक व्यवसायों में चिन्हित किए गए हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास करना है। स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना, जो कि जिसका उद्देश्य 100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष रूप से सीवरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई, नालियों का सफाई, कचरा उठाने, कीचड़ प्रबंधन, ठोस और चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान आदि आता है। और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त कार्यक्रम होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक शिक्षा, जो कि इसका 4th टॉपिक है। शिक्षा के संदर्भ में पहला आता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के बारे में।
संसद ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 को पारित किया हुआ। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को देखने के पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि यह शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में शोध की शुरुआत करना और उसे सुगम बनाना होता है। यह पात्र व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी पीयर रिव्यूड प्रस्तावों का वित्त पोषण करता है, शोध अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करता है, पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान को वास्तविक रूप देने के लिए सहायता प्रदान करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले व्यय और उनके परिणामों का विश्लेषण करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित परियोजनाओं में भागीदारी विकसित करता है। इसके अंतर्गत आता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान में आता है कि अनुसंधान एनआरएफ की स्थापना करना ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता हेतु रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएं, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य एवं कृषि शामिल है। गवर्निंग बोर्ड द्वारा एनआरएफ को रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। साथ ही एनआरएफ के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की भी निगरानी होगी, जिसमें गवर्निंग बोर्ड में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और शिक्षा मंत्री होंगे। उपाध्यक्ष सदस्य में नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सदस्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आते हैं। गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष अग्रलिखित क्षेत्र या संस्थाओं के सदस्यों में नामांकित या नियुक्त कर सकता है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसमें व्यावसायिक संगठन या उद्योग या मानविकी या सामाजिक विज्ञान संबंधी क्षेत्र, वैज्ञानिक या तकनीकी अनुसंधान विकास में लगे संस्थान आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि भारत में अनुसंधान के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों में आता है जैसे इम्प्रिंट इंडिया, इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इम्प्रिंट इंडिया अपनी तरह की एक पहली पहल है जो कि आईआईटी जो आईआईएसएस का एक संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सहयोग से वित्त पोषण करना है। दूसरा आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार नीति स्कीम, जिसका कार्य अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनाएं तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के संदर्भ में यह भारतीय विश्वविद्यालयों की शोध क्षमता को मजबूत करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। सर्व पावर, जो कि यह योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न एसएनटी कार्यक्रमों के भीतर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शोध के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जो कि भारत में अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। अब आता है एनआरएफ के लिए फंड किसके द्वारा दिया जाता है या फिर इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान या ऋण होता है। फंड के लिए दिया गया दान एनआरएफ को मिली राशि के में निवेश से प्राप्त और 2018 में के तहत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष से सहित राशि प्राप्त होती है। गवर्निंग बोर्ड को भी निम्नलिखित निधियों का गठन करती है, जिसमें अनुसंधान एनआरएफ कोष में वेतन भत्ते प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए और नवाचार कोष एनआरएफ द्वारा समर्थित क्षेत्रों की उत्कृष्टता संरचनात्मकता के विशिष्ट पोषण के लिए किया जाता है। और इस अधिनियम में जारी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को समाप्त कर एनआरएफ में विलय कर दिया गया है। और एसईआर भी एक वैधानिक निकाय था जिसे अधिनियम 2008 के तहत अधिनियमित किया गया था। और अनुसंधान एनआरएफ का एक मॉडल अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन आधार भी तैयार किया गया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की हुई है। इसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षा शास्त्र के साथ साथ पाठ्यचर्या में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। इस प्रकार इस बदलाव की सहायता से भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करना है तथा स्कूली शिक्षा के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 5+3+3+4 प्रारूप आयु के आधार पर होगा और इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको डिजाइन किया गया। इसे अंतिम बार 2005 में संशोधित किया गया था और इसका उपयोग एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के मौजूदा सेट तैयार किए गए थे इसके अंतर्गत आता है। और प्रोफेसर के कस्तूरंगन की रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया और 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया और इसमें 2020 में नई तथा व्यापक एनसीएफएसई और राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने की सिफारिश भी की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में इसका उद्देश्य सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाना है और वर्ष 2030 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 100% तक लाना है। इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक
संरचना 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित होगी, जो कि प्री प्राइमरी स्कूल से 12वीं तक की कक्षा में स्कूली शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित होगी। एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी, जो कि वंचित क्षेत्रों समूहों के लिए एक अलग लैंगिक समावेशन नीति और विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाना होता है। NCFSE के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें आता है कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यह 4 चरणों वाली वर्तमान स्कूली शिक्षा की संरचना के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 प्रारूप के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आयु वर्ग के आधार पर इसे 4 चरणों में डिवाइड किया गया, जिसमें बुनियादी स्तर पर होगा 8 वर्ष के लिए छात्रों के लिए होगा, जो कि 3 से 8 वर्ष के लिए होगा। जो द्वितीय चरण होगा वह 8 से 11 वर्ष के लिए, मध्य चरण होगा 11 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए और माध्यमिक चरण में 14 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए सम्मिलित किया गया। नई शैक्षणिक संरचना को 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक संरचना को लागू किया गया है, जिसमें प्री स्कूल में 3 वर्ष से लेकर स्कूल के 12वें वर्ष मतलब कि कक्षा 3 साल से लेकर स्कूल का जो 12वां वर्ष होगा, जो कि 14 से 18 वर्ष के अंतर्गत आएगा, उसके अंतर्गत आता है। जिसमें ये जो 4 माध्यमिक स्तर जो आता है, इसमें जो 4 वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें आयु सीमा 14 से 18 वर्ष होगी, जो कि बहुविषयक शिक्षा, अधिक क्रिटिकल थिंकिंग, लचीलेपन और छात्र द्वारा विषयों की पसंद का विकास करना होता है। मध्य चरण में 3 वर्ष में कक्षा 6 से 8 तक का क्रम होता है, जो आयु 11 से 14 तक है, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि प्रायोगिक शिक्षा आती है। प्रारंभिक चरण में 3 वर्ष है, जो कक्षा 3 से 5 तक का है और आयु 8 से 11 है और खेल, खोज, गतिविधि आधारित इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग आता है। फाउंडेशन चरण में 2 वर्ष आते हैं, जिसमें आयु 6 से 8 वर्ष में, 3 वर्ष में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, आयु 3 से 6 वर्ष होती है, जो कि बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित लर्निंग पर आधारित होती है। बोर्ड की परीक्षाएं कक्षा 10 और 12 के लिए निर्धारित की गई हैं, जो सभी छात्रों के लिए किसी भी स्कूली वर्ष के दौरान कम से कम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी और केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम को में शामिल किया जाएगा और इन अवसरों पर मुख्य परीक्षा होगी और इनमें सुधार के लिए परीक्षा होगी, जैसे सेमेस्टर डिजाइन किया गया। यह बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं होती हैं, जिनमें कम से कम 3 भाषाओं में निपुण होना चाहिए और 2 भारत की विशेष भाषाएं भी होती हैं। इसके अंतर्गत कुछ माध्यमिक स्तर के लचीलापन और विकल्प भी होता है। व्यावसायिक शिक्षा भी होती है, जो 3 अलग अलग कार्य क्षेत्रों में बल देती है, जैसे जीवन रूपों से जुड़े कार्य, सामग्री और मशीनें से जुड़े कार्य और मानव सेवाओं से संबंधित कार्य होते हैं। भारतीय मूल पर आधारित होने वाली यह प्राचीन से समकालीन समय तक की भारतीयों ने अलग अलग विषयों के लिए ज्ञान में योगदान दिया है, जो कि इन कुछ लक्ष्यों को एकीकृत करती है। वैज्ञानिक ज्ञान संबंधी समितियों में विज्ञान संबंधी शिक्षा, मौलिक सिद्धांत, नियमों आदि के ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित भी करती है। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स को देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट्स राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 और जिलों के लिए PGI जारी किया हुआ है। PGI और PGI-D के बारे में जाने कि यह राज्य और जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2021 से 22 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के डेटा लिए गए थे और इन रिपोर्ट में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इन श्रेणियों का घटता क्रम देखा जाए तो इसमें दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम प्रचेष्टा, फर्स्ट प्रचेष्टा, सेकंड प्रचेष्टा, थर्ड आकांक्षी फर्स्ट, आकांक्षी सेकंड और आकांक्षी थर्ड आता है। इसमें दक्ष उच्चतम श्रेणी और आकांक्षी 3 निम्नतम श्रेणी होती है। 2021-22 के लिए PGI 2.0 है, जो कि सर्वप्रथम 2017 से 18 के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI जारी किया गया, जिसके पहले 2020-21 में इसे जारी किया गया था। अब आता है कि इंडेक्स की प्रमुख विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें आता है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को उच्चतम ग्रेड अर्थात दक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। PGI 2.0 में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च ग्रेड प्रतिष्ठा 2 है। 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम को निम्नवत ग्रेड आकांक्षी 3 प्राप्त हुआ है। अब आता है भारत में उच्चतर शिक्षा के बारे में कि शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा, खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें पहला आता है सकल नामांकन अनुपात, जो कि 2030 तक कम से कम 50% करना और 18 से
23 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित स्टूडेंट की संख्या का माप करता है। स्नातक की जो डिग्री होगी वह 3 या 4 साल की अवधि होगी और समग्र या बहु विषयक शिक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए देश भर में बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिनमें IITs, IIM की तर्ज पर आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय भी होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने और प्रसारित करने का कार्य करेगा और यह संस्थागत सहयोग के लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। साथ ही यह विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की जाएगी और यह एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा जहां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान किया जाएगा और इससे वो स्कूलों और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन को बेहतर बनाया जाए, इसके अंतर्गत आता है। उच्चतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को देखा जाए तो यह 2030 तक प्रत्येक जिले या जिले के निकट कम से कम एक बड़े बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापित करना। दूसरा आता है कि वर्ष 2030 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के एक अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ गवर्निंग वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना और वर्ष 2040 तक इसके सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना। व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा में भी सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 35% करना और वर्ष 2025 तक स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना होता है। अब आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जो कि इस रैंकिंग को टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया, जो कि वर्ष 2024 की रैंकिंग में 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इसमें लगभग 91 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची की जगह मिली है, जिसमें 2023 में इस सूची में 73 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। 4 भारतीय विश्वविद्यालयों को 501 से 600 रैंक में ब्रैकेट में रखा गया है, जिसमें अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और सूलिनी विश्वविद्यालय आता है। अब आता है ग्लोबल 2000 रिपोर्ट 2023। यह जो रिपोर्ट है इसे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल 2000 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को दुनिया भर के 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों की रैंक प्रदान की गई है, जिसमें भारत के प्रदर्शन में भारत में 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जिसे रैंकिंग क्वार्टरली साइमंड्स या QS द्वारा जारी किया गया है। यह रैंकिंग में कुछ संकेतक शामिल होते हैं और IIT बॉम्बे को 149वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। यह जो यूनिवर्सिटी है इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC विनिमय 2023 के तहत जारी किया है। नए विनिमय UGC इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नियम 2019 के स्थान पर जारी किए गए हैं और ये विनिमय विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने और उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने को प्रोत्साहित करेंगे। नए विनिमय की विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि 20 साल से कम पुराने संस्थान या डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के दर्जे का आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आता है कि इसमें एक से अधिक स्पॉन्सर संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा आता है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा का प्राप्त संस्थान किसी भी विषय क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान को अनिवार्य रूप से अपने छात्रों को एकेडमिक ऑफ क्रेडिट पहचान पत्र तैयार करने होंगे, इसके अंतर्गत आता है। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए जो मान्यता मानदंड दिया गया है, पात्रता मानदंड है कि इसमें NAAC A ग्रेड का होना चाहिए, उसे लगातार 3 चक्रों में कम से कम 3.01 CGPA प्राप्त हुए हों। संस्थान को पात्र शैक्षणिक कार्यक्रमों के 2/3 के लिए लगातार 3 चक्रों के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष 50 रैंक में शामिल होना चाहिए और संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थानों में शामिल होना चाहिए। चलिए तो जानते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती क्या है। यह जो यूनिवर्सिटी होती है वह विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग 1956 के तहत एक प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य संस्थान को डीम्ड टू बी
यूनिवर्सिटी संस्थान का दर्जा प्रदान कर सकती है और इस तरह का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात ऐसे संस्थान को एक विश्वविद्यालय समझा जाएगा। हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, जो निम्नलिखित को अनुमति देता है। पहला आता है कि अपनी स्वयं की स्नातक, स्नातकोत्तर और डायरेक्टरेट डिग्री प्रदान करना। दूसरा आता है कि कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करने और किसी भी कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और प्रबंधन समेत अन्य मामलों में स्वायत्तता का होना होता है। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विनिमय करने के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिवर्षणों की स्थापना विनिमय 2023 को अधिसूचित किया है, जिसमें यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान ने अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए इन विनियमों को अधिसूचित किया। ये विनिमय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होंगे। इन विनियमों के निम्न प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मंजूरी लेने के संदर्भ में देखा जाए तो ये अपने परिसरों की स्थापना करने, कोई शैक्षणिक प्रोग्राम करने और अब किसी पाठ्यक्रम या शैक्षणिक प्रोग्राम को बंद करने के पहले यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी। पात्रता मानदंड में इसमें इच्छुक FHEI शीर्ष 500 विद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी और यह समिति सामान्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या कौशल के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट संचय और हस्तांतरण फ्रेमवर्क को विकसित करेगी। यह जो फ्रेमवर्क है इसे उच्च स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है और इस समिति में यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सीबीएसई आदि के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके लाभों को देखा जाए तो इसमें विद्यार्थी सीखने में लचीलापन, बहुविषयक कौशल, आजीवन सीखने की सक्षम बनाता है और व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। सरकार के संदर्भ में इसमें छात्रों के नामांकन में वृद्धि, अधिक कौशल एवं दक्ष कार्यबल, दुनिया भर में निवेश को आकर्षित करता है। उद्योग के संदर्भ में इसमें कुशल या दक्ष कार्यबल, प्रशिक्षण लागत में कमी, कार्यबल का बेहतर दक्षता और नवाचार की बेहतर संभावनाएं होती हैं। संस्थान में ये सरल और समान ऋण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। संस्थानों में सभी आयु वर्ग के स्टूडेंट का अधिक संख्या में एडमिशन होना, अनुसंधान और नवाचार पर जोर देना होता है, इसके अंतर्गत आता है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स के मूल रूप से एकीकृत करने के लिए एक समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क होता है, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शामिल होता है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत शामिल होता है। एनसीआरएफ की विशेषताओं को देखें तो ये क्रेडिट सिस्टम में इसे 8 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा का स्तर जो है वह 1 से 4 का स्तर है और 4.5 से 8 का स्तर जो है वह उच्चतर शिक्षा को संदर्भित करता है और 1 से 8 के स्तर को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत रखा गया है। अब आता है उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली में सुधार को गठित राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस समिति में सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। पहला तो आता है कि मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भविष्य हेतु सोची गई राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। इस समिति का जो सुझाव है वह शैक्षणिक प्रणाली को दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद के गठन के बाद किया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। स्कूलों में मान्यता, भारत में स्कूलों के लिए नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और 2020 प्री स्कूल शिक्षा सहित शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण स्व-विनिमय या मान्यता प्रणाली की कल्पना की गई है और जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक अलग स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने की भी सिफारिश करता है। इसमें 3 बुनियादी खंड होते हैं, जिसमें स्कूल प्रशासन, शैक्षणिक एवं समर्थन प्रक्रियाएं, प्रदर्शन का मापन और सुधार आता है। अब आता है कि भारत में प्रत्यानयन से संबंधित प्रमुख संस्थान प्रणालियों के बारे में। पहला संस्थान आता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन समिति। इसका गठन 1994 में किया गया और यह गठन स्वयंसेवी संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आकलन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था और इसके द्वारा किया गया प्रत्यानयन 5 साल के लिए वैध होता है। दूसरा आता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में इसका शुरू किया गया था और 2018 में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में, जो कि 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित की गई थी और 1987 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था।
राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड, इस बोर्ड को 1994 में गठित किया गया था और 2013 में इसे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से एक स्वायत्त संस्था के रूप में तब्दील कर दिया और यह तकनीकी पेशेवर संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रत्यानयन प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में, जैसे पहली आती है उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023। इस रैंकिंग को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण है। इस रैंकिंग को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर यह आधारित है, जो कि 5 व्यापक श्रेणियां आती हैं। पहली श्रेणी आती है शिक्षण एवं अधिगम एवं संसाधन, दूसरी आती है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, समावेशिता, आउटरीच और धारणा आती है। इस संस्करण में नया क्या है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें सभी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को नया विषय के तौर पर शामिल किया गया है और नवाचार रैंकिंग को भी शामिल किया गया है और आर्किटेक्चर के दायरे को विस्तार करके आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का नाम दिया गया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन को मान्यता प्राप्त हुई है। यह जो मान्यता है इसे एक मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित प्रमुख विनियामक निकाय के तौर पर की गई है, जो कि एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया। यह अलग अलग प्रत्यानयन प्रदान करने वाली एजेंसियां प्रदान करती है, जो कि इसकी मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम के 2023 के बारे में। यह जो अधिनियम है इसका उद्देश्य क्रमशः पैरामेडिकल, नर्स या मिडवाइफ सहित दंत चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करना है और ये अधिनियम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की तर्ज पर पारित किए गए हैं और इनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा पर पहुंच में सुधार करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त करता है और इसमें एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया और यह आयोग देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशेवर को विनियमित करेगा। नेक्स्ट आता है विद्या समीक्षा केंद्र, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर के तहत विद्या समीक्षा केंद्र खोलने को कहा है। इनका उद्देश्य सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है और यह डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं के डेटा को भी संग्रहित करता है। नेशनल डेटा डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के सिद्धांत को देखा जाए तो इसमें आता है ओपन एक्सेस से जुड़ी समस्या का समाधान, फिर समेकन ना की समरूपता, निवेश का लाभ उठाना, परिवेश से संचालित निजता, सुरक्षा और पब्लिक ट्रस्ट को ध्यान में रखकर उसे डिजाइन किया जाना, अलग अलग और साथ ही संयुक्त करने योग्य ऐसा डिजाइन जो विकल्प की व्यवस्था करे, संघीय लेकिन इंटरऑपरेबल, समय के साथ बदलाव में सक्षम, विविधता, समावेशन और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा के दायरे में अलग अलग परियोजनाओं गतिविधियों को रियल टाइम निगरानी करना, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में सीखने के परिणाम, ड्रॉप आउट डेटा आदि सहित नामांकित छात्रों का निगरानी रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति के संदर्भ में देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने NSTC का गठन किया है, जो कि कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्री को आकार देने हेतु गठित किया गया है, जिसमें 19 सदस्य हैं। और यह समिति जो है यह कार्य स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण या अधिगम सामग्री का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के रूप में संरेखण करता है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य या हेल्थ के संदर्भ में कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट, जो कि जिसके अंतर्गत आता है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर नज़र दी गई है, जिसमें जो आपका कुल प्रजनन दर है जो कि प्रति महिला की औसत संख्या में 2.0% की कमी आई है, जो कि 2019 से 21 के संदर्भ में है और इसमें 2015-16 में 2.2 रही है। गर्भ निरोधक प्रसार दर में यह 67% इसमें बढ़ोतरी हुई है। गर्भ के प्रथम 3 महीनों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल केंद्रों के दौरा में 70% की बढ़ोतरी हुई है। परिवार नियोजन की जरूरतों को पूरा नहीं हुई है, जिसमें 9% की कमी हुई है। 12 से 23 महीने के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए 76% की वृद्धि देखी गई है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया रही है। अब आता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के बारे में कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से ट्रैकिंग यूनिवर्सल बैंक हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
स्वास्थ्य कवरेज के बारे में कि इसका अर्थ सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरह की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक प्राप्त करने हो, और इसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, लोगों की रोकथाम, उपचार, रिकवरी, इलाज के पहले सामान्य देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के घटक शामिल हैं। इसके मुख्य आयाम में आता है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच होना, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा, सेवाओं की गुणवत्ता आदि होता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए की गई पहलों में पहली आती है आयुष्मान भारत योजना, जिसका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का पूरा समाधान करने के लिए उपाय करना। दूसरी आती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर और स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर समाज पहुंच सुधार करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। सघन मिशन इंद्रधनुष, जिसमें राष्ट्रीय की टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गई 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तक पहुंच बढ़ाने का ध्यान दिया गया। अब आता है आंगनवाड़ी के बारे में कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखने और उनकी मदद करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल शुरू किया है। यह प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत दिव्यांगजनों की समावेशी देखभाल के लिए बनाया गया एक सामाजिक मॉडल है। इस मॉडल के निम्नलिखित 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला आता है दिव्यांगता के आरंभिक चरणों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग। दूसरा आता है दिव्यांगों को सामुदायिक आयोजनों में शामिल करना, उनके परिवारों को सशक्त बनाना। तीसरा आता है आशा या ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम के माध्यम से रेफरल सहायता प्रदान करना। और यह प्रोटोकॉल बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 के अनुरूप आता है। आंगनवाड़ी के बारे में, आंगनवाड़ी जो होती है वह आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत शुरू की गई है। इन प्रणाली में समेकित बाल विकास सेवा योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि आंगनवाड़ी सेवा योजना को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का नाम दिया गया है। आंगनवाड़ी सेवा योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों जो कि 0 से 6 वर्ष तक की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना हो, मृत्यु दर, बीमारी, रोगों, कुपोषण की व्यापकता को कम करना होता है। समेकित बाल विकास योजना के बारे में, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों या गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर केंद्रित योजना है, जिसमें पूरक पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप से फल सेवाएं आदि इसके अंतर्गत आती हैं। आंगनवाड़ी प्रणाली की जो स्थिति होती है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक आंगनवाड़ी सहायिका प्रतिदिन 8 करोड़ से अधिक बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में संलग्न है और यह प्रणाली बाल्यावस्था की देखभाल में एक वैश्विक रोल मॉडल के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। डिजिटल समावेशन के संदर्भ में आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है, जो कि इसमें पोषण ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें पोषण ट्रैकर का सहयोग लिया जा रहा है और इस मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उपयोग बच्चों में ठेगनेपन, दुबलेपन और कम वजन की व्यापकता की पहचान करने के लिए किया जा रहा है और इसका उपयोग पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी किया जा रहा है। पारिश्रमिक के संदर्भ में देखा जाए तो यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जो समय समय पर निर्धारित करे। इसमें केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह कर दिया है। सक्षम आंगनवाड़ी वो आंगनवाड़ी होती है जिसमें यह आंगनवाड़ी केंद्रों के सुधार के लिए एक टारगेटेड हस्तक्षेप होता है, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें देश भर में मजबूत और अपग्रेड किया जाता है, साथ ही उनका कायाकल्प भी किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान के बारे में। इसे 2017 में मंत्रालयों ने पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले चिन्हित जिलों में ठिगनेपन को कम करना। यह कार्य आंगनबाड़ी की प्रमुख सेवाओं के उपयोग को सुधार करके संपन्न किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चे, माताओं, गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करता है। पोषण अभियान की विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें सामाजिक लेखा परीक्षा और जन आंदोलन के जरिए लोगों को शामिल करना। दूसरा आता है कि कुपोषण की समाप्ति से संबंधित अलग अलग योजनाओं को चिन्हित करना, एक मजबूत एकीकरण तंत्र की शुरुआत करना, ICT आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन, IT आधारित उपकरणों का उपयोग करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को समाप्त करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई को मापने की शुरुआत और पोषण संसाधनों के केंद्रों की स्थापना की गई है। अब आता है जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
जैसे विशिष्टता होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता आते हैं। योजना ये जो है यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आता है जल स्वच्छता और साफ सफाई। यह जो है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों का बोझ या वॉस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। वॉस जो है वह एक जल स्वच्छता और साफ सफाई का एक सामूहिक शब्द होता है जिसमें निम्नलिखित शब्द शामिल हैं कि सुरक्षित पेयजल तक पहुंच होना, स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई के आधारभूत स्तर को बनाए रखना होता है। सतत विकास लक्ष्य 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता पर फोकस किया गया है, जो इसका उद्देश्य सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता तथा संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करना होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो एक अनुमान के अनुसार भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 450 मिलियन की कमी आएगी है, और स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सेवाओं की कमी नवजात शिशु मृत्यु दर वृद्धि के कारण बनती है, और वर्तमान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर नवजात मृत्यु दर 24 रही है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत द्वारा वॉस के लिए शुरू की गई पहले और वॉस के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलों के दायरे में। भारत द्वारा शुरू की गई वॉस के लिए पहलों में आती है जल संबंधी, जो कि पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे मिशन कार्यक्रम है। सैनिटेशन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी आता है। हाइजीन में किशोरियों के बीच मासिक दर में स्वच्छता को बढ़ावा देना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रूरल वॉस पार्टनर्स फोरम, कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आता है। वैश्विक के अंतर्गत आती है WHO वॉस रणनीति 2018 से 25, वॉस 2016 से 2030 के लिए यूनिसेफ की रणनीति हासिल, जो इसका 2030 तक SDG 6 हासिल करना। UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड, जिससे अधिक बीमारी को बोझ वाले देशों को यथाशीघ्र वित्त पोषण प्रदान करने के लिए इसे 2020 में आरंभ किया गया था। सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल, सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों की आदि वैश्विक साझेदारी के लिए यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोषण और स्वच्छता के बारे में, जिसमें पहला आता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसे हाल ही में 2023 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का एक जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन और वेट हंगर लिफे, जो कि जर्मनी का एक निजी सहायक संगठन है, दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप में जारी किया जाता है। इसके 4 प्रमुख संकेतक होते हैं, जिसमें आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में इसके 4 संकेतकों के आधार पर होता है। इसके संकेतक कौन कौन से हैं, जैसे अल्पपोषण, बाल ठिंगनापन, बाल दुबलापन और बाल मृत्यु दर आती है, जिसमें ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो उपयोग है वह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के भूखमरी के स्तर को मापने और उनकी निगरानी करने के लिए किया जाता है, और इसे GHI स्केल पर हंगर की भूखमरी की गंभीरता को दर्शाती है, जिसमें जो अत्यधिक चिंताजनक स्थिति जो होती है वह 50.0 से ज़्यादा के बराबर होती है। चिंताजनक जो होती है वह 35 से 49 के बराबर आती है, जो चिंताजनक है। गंभीर के अंतर्गत जो 20 से 34.9 होती है, सामान्य में 10 से 19.9 और कम में 0.9 से कम या बराबर होती है। अल्प पोषण के संदर्भ में देखा जाए तो पहला मानदंड है, जो कि आवश्यकता से कम कैलोरी ग्रहण करने की जनसंख्या के हिस्से को व्यक्त करता है। बाल टिकनापन जो है वह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या को इंगित करता है, जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। बाल दुबलापन यह मापदंड 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। बाल मृत्यु दर यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मृत्यु दर को दर्शाता है, और ये मौतें अपर्याप्त पोषण, अस्वस्थ वातावरण में मिले जुले कारणों से होती हैं। अब आता है कि GHI के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें वैश्विक प्रवृत्ति में इसमें 2015 से यह काफ़ी हद तक रुकी हुई है, तथा इसमें देखा जाए भारत के संदर्भ में कि भारत का जो स्थान 125 देशों में है वह 111वां स्थान है, और भारत का जो GHI स्कोर है वह 28.3% है, जो गंभीर की श्रेणी में आता है, और 2015 में इसका स्कोर 29.2 था, और जिसमें मामूली सा ही सुधार हुआ है। अब नेक्स्ट आता है खुले में शौच से मुक्त का दर्जा, कि सितंबर 2023 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज सेकंड को भारत के कुल गाँव में 75% गाँव ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं। चलिए तो जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ODF प्लस की परिभाषाओं, जिसमें ODF प्लस मतलब कि 3 तरीके से इसे घोषित किया जाता है। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि ODF जब घोषित किया जाता है तो क्या स्थिति होती है, तब इसको घोषित किया जाता है। जब ODF प्लस घोषित किया जाता है तो उस टाइम पे क्या स्थिति होनी चाहिए, और ODF प्लस के संदर्भ में क्या स्थिति होनी चाहिए जब इसको घोषित कर दिया जाता है।
ओडीएफ जो है वह किसी शहर या वार्ड में किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए तो उसे ओडीएफ के रूप में अधिसूचित या ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है। ओडीएफ प्लस में किसी शहर या वार्ड को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है यदि उसे पहले से ही ओडीएफ घोषित कर दिया गया है और वहां के सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू अवस्था में हों और उनकी देखरेख ठीक से की जा रही हो। और ओडीएफ प्लस प्लस में इसमें किसी शहर या वार्ड की ओडीएफ प्लस घोषित किया गया और यदि उसे पहले से ही ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है तो वहां के सभी शौचालयों की मल जल और सेप्टेज का उचित तरीके से प्रबंधन तथा उपचार किया जा रहा है और इसमें यह भी शर्त है कि सभी नालियों मार्जल निकायों में अनुपचारित मल जल सेप्टेज सीवेज डंपिंग बहाव नहीं होना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। ओडीएफ दर्जे के बारे में देखा जाए तो यह खुले में शौच नहीं करना अर्थात इसकी समाप्ति को ही ओडीएफ कहा जाता है। ये निम्नलिखित तरीके को परिभाषित करता है, जैसे पहला, आसपास के क्षेत्र या गांव में खुले में शौच का कोई सबूत नहीं दिखना चाहिए और प्रत्येक घर के साथ साथ सार्वजनिक या सामुदायिक संस्थान मलजल के निपटान के लिए एक सुरक्षित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। ओडीएफ में प्लस मॉडल गांव में ऐसे मॉडल को दर्जा दिया जाता है जिसने ओडीएफ का दर्जा बरकरार रखा हो और यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था सुव्यवस्थित तौर पर हो और स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, जैसे न्यूनतम कूड़ा करकट, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे ना फेंकना। ओडीएफ प्लस से संबंधित सूचना शिक्षा संचार संबंधी संदेशों को सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले भी किया जाता है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सुर्खियों में रहे संगठन कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यूएनएफपीए ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की है। इस जो संगठन है इसकी स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी जो 1969 से कार्य में शुरू हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संलग्न नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है और इसके अंतर्गत सौंपे गए कार्यों में आता है कि विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए यौन तथा जनन संबंधी अधिकारों और प्राथमिकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके कार्य जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 को निर्देशित करता है। इसमें प्रमुख लक्ष्य में 2030 तक 30 लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें पहला आता है कि परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति को समाप्त करना। दूसरा आता है कि प्रसव के दौरान या प्रसव के पश्चात मातृ मृत्यु को समाप्त करना और तीसरा जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना आता है। विश्व जनसंख्या का स्थिति रिपोर्ट 2023 में 8 बिलियन लोग अनंत संभावना है, जिसमें यूएनएफपीए में प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया की आबादी और जनसांख्यिकी में होने वाले बदलाव और प्रवृत्तियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग में, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 का एक विशिष्ट संस्करण जारी किया। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी 2030 के एजेंडा में मार्गदर्शन प्राप्त करता है जो दुनिया भर में उनके आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है और इसके लिए वह सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। इसके अंतर्गत अन्य रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं जैसे पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट आदि आती हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में देखा जाए तो यह एसडीजी के 50% से अधिक लक्ष्यों को प्राप्ति दिशा में कमजोर रहा है, जिसमें 30% लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रुक सी गई है जो कि पहले जैसी स्थिति हो गई है। इसके संदर्भ में आता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के बारे में, जो कि 56वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। इसे यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1946 में जनसंख्या आयोग की स्थापना की और 1994 में इस महासभा का नाम बदलकर जनसंख्या और विकास आयोग कर दिया है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में और इसमें 47 सदस्य देशों से मिली हुई है, जिसमें 4 साल की अवधि के लिए इसे चुना जाता है और भारत इससे 2025 में इसका सदस्य रहेगा। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति, जो कि इसे पहली बार बच्चों के स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सतत पर्यावरण में रहने पर मार्गदर्शन दिया गया है और यह 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है जिसका कार्यान्वयन पक्षकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है और यह 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता और विकास सहित अन्य बाल अधिकारों को भी रेखांकित करता है, जिसमें भारत सहित 196 देशों की अभिपुष्टि करता है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे वर्ष 2023 में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अपने कामकाज को जारी रखने हेतु आवश्यक वित्त का हिस्सा की प्राप्ति हुई है, वित्त का आधे हिस्से की प्राप्त हुआ है। यह WFP जो है वह संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन का एक संयुक्त कार्यक्रम होता है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और यह 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है और संघर्ष के कारण विस्थापित तथा आपदाओं के कारण बेसहारा हो चुके लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य सामग्री प्रदान करना होता है। भारत में WFP के अंतर्गत आता है कि इसमें भारत ने 1963 में कार्य कर रहा है, जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव करता है। इसमें नवाचारी समाधानों को संचालित करना, उदाहरण के तौर पर हाल ही में चावल के लिए अन्नपूर्ति नामक अनाज वितरित करने वाले शौचालय ATM लगाए गए हैं और इनका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना होता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के बारे में, यह संस्थान जो है वह वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 में खाद्य संकट संबंधी प्रतिक्रियाओं का पुनर्विचार करने के शीर्षक पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट की जो स्थापना है, मतलब कि IFRI जो है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसे अनुसंधान कृषि अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर एक सलाहकार समूह के एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक वैश्विक भागीदारी और इसकी स्थापना 1971 में एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई हो, जो एक खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए संलग्न है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और यह भारत सहित 60 से अधिक देशों में काम करता है, जिसमें गरीबी, भूखमरी, कुपोषण को कम करने के लिए एक शोध आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देखें तो यह 2020 से 2022 में कई कारणों से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि की हुई है तथा कोविड-19 रिकवरी में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2021-22 में खाद्य कीमतों में भी वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने द ग्लोबल ट्रेंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1950 में की। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह भारत सहित इसमें 137 देश कार्य करते हैं और संघर्ष और पीड़न के आधार पर अपने मूल देशों में भागने को विवश लोगों को जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उनका बेहतर भविष्य का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन कि यह जो गठबंधन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रत्यानयन प्रदान करने का प्रस्ताव टाल दिया गया। यह लगातार दूसरी बार NHRC के प्रत्यानयन प्रदान करने का विचार टाल दिया गया है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला तो आता है कि आयोग ने सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप। दूसरा आता है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए पुलिस को शामिल करना और नागरिक समाज के साथ कम सहयोग करना होता है और गृहिणी के प्रत्यानयन के बिना NHRC या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। यह जो संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए जो वैश्विक गठबंधन है, यह 1993 में स्थापित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में यह इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसमें भारत सहित कुल 120 देश इसमें शामिल हैं। अब आता है नेक्स्ट कि देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के बारे में कि हाल ही में UNPFSII ने 22वें सत्र का आयोजन किया। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के एक संकल्प द्वारा जुलाई 2000 में स्थापित किया गया था, जो कि एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसमें 16 स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं, जो कि व्यक्तिगत क्षमता में 3 साल की अवधि के लिए कार्य करते हैं। इसमें 8 विशेषज्ञों को सरकारों द्वारा मनोनीत किया गया है और 8 को सीधे संबंधित क्षेत्रों में स्वदेशी संगठनों द्वारा नामित किया गया है, जिसमें 5 क्षेत्रीय समूह के आधार पर चुना जाता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा पश्चिमी यूरोप और अन्य देश इसमें शामिल हैं और इसमें स्वदेशी मुद्दे पर ट्रस्ट फंड इनकी गतिविधियों की सहायता करता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है विविध के संदर्भ में। पहला आता है भारत में खेल प्रशासन कि हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा नियमों और विनियमों की अनदेखी के आधार पर निलंबित कर दिया गया। चलिए तो जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए मुख्य सिफारिश है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 के बारे में।
जिसमें कानूनी स्थिति को देखा जाए तो यह साझेदारी फर्म के स्वामित्व की बजाय एक स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए। दर्जा और मान्यता के संदर्भ में देखा जाए तो यह मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए और इसमें साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय एशियाई फेडरेशन और IOA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आंतरिक आवश्यकता होनी चाहिए जिसमें लिखित संविधान होना चाहिए और यह 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए तथा कम से कम 2/3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संबद्ध इकाई होना चाहिए। इनका चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने चाहिए। इसमें आयु और कार्यकाल की सीमा में सभी पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए और इसके अलावा पदाधिकारियों के कार्यकाल को विनिमय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अध्यक्ष हेतु अवकाश लेने और न लेने पर भी 12 वर्ष का कार्यकाल होना। खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए जिसमें संगठन के प्रमुख खिलाड़ियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यालय का और लेखा जोखा के संदर्भ में इसमें दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही सभी वित्तीय विवरणों का उचित लेखा जोखा बनाए रखना चाहिए। और यह अन्य में देखा जाए तो यह निष्पक्ष, पारदर्शी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए और सभी खिलाड़ियों का नियमित डोपिंग टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए और RTI का पालन करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आता है। भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में देखा जाए तो भारत ने खेल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में राज्य सूची की प्रविष्टि 33 में शामिल है। यह विषय अनिवार्य रूप से संघ के राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसे भारत के खेल शासन में वर्तमान मॉडल के अनुसार यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है और अन्य संस्थान SI जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। अब आती है जातिगत गणना। जातिगत जनगणना को हाल ही में बिहार राज्य में किए गए जाति सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी की है। राज्य विधानमंडल ने इस सर्वेक्षण के लिए एक संकल्प पारित किया है जिसमें बिहार सरकार ने कहा है कि यह सर्वेक्षण व्यापक रूप से जनगणना नहीं था बल्कि जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित एक सामाजिक सर्वेक्षण था। भारत में जनगणना के बारे में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना की संघ सूची का विषय है। इसे अनुसूची 7 के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69 में के तहत निर्दिष्ट किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 में यह जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की एक योजना प्रदान करता है। यह गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को दशकीय जनगणना आयोजित समेकित करने की जिम्मेदारी देता है और यह जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के लागू करने का कार्य भी सौंपा गया और इसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया था कि OBC की आबादी देश में कुल आबादी 52% है जो कि मंडल आयोग 1982 के अंतर्गत आया था। भारत में जातिगत जनगणना के इतिहास को देखा जाए तो जातिवार गणना को 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शुरू किया गया था और 1931 में जनगणना जारी की गई। 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र तो किया गया लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे पूर्ण राजनीतिक जातिगत गणना बंद कर दिया और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के से संबंधित डेटा केवल प्रकाशित किए जाने चाहिए गए और इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा नहीं प्रकाशित किए जाते थे। लेकिन 2011 में इसके व्यापक कार्यक्रम के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना भी आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित विषयों पर शामिल किया गया जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय और राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन आता है। 2016 में जाति से संबंधित डेटा को छोड़कर सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के अंतिम रूप दिया गया और इसे प्रकाशित किया गया। सतत विकास लक्ष्य के लिए नेशनल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के बारे में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य के लिए एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट के बारे में कि यह उन संकेतकों को शामिल करती है जिसमें सतत विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकेतकों की संगत आती है। ऐसे संकेत भी शामिल हैं जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप भी होते हैं। इसमें कुछ समान ही NIM परिवर्तन भी हैं जैसे जरूरत के अनुसार नए आयामों को शामिल किया जाता है और वर्तमान में 2023 में इसमें 284 संकेतक को शामिल किया गया। इसमें ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में यह जो फ्रेमवर्क होता है इसे इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडिकेटर्स ने तैयार किया है। यह कई सदस्य देशों से मिलकर बना है जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित किया गया और भारत ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से 2021-22 की अवधि के लिए इसे IAEG SDG के दक्षिण एशिया के प्रतिनिधित्व किया हुआ है और वर्तमान में इसमें 231 विशिष्ट संकेतकों सहित 248 संकेतकों का उपयोग किया गया और इसका प्रयास 2018 में एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से तैयार किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है पहला कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसे WAF या
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स के 4 मापदंडों के आधार देखें तो इसमें आर्थिक भागीदारी के और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण है। वर्ष 2023 में भारत के 146 देशों में 147वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें स्थानीय शासन में महिलाओं की जो हिस्सा है वह 44.4% रहा है। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के बारे में, यह जो सूचकांक है इसे UNDP द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले व्यवस्थित नुकसान और भेदभाव को समझना है, जिसमें 4 आयाम है: राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता। USC सेवा कवरेज सूचकांक, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक जारी किया। यह इसका उपयोग SDG 3.8.1 के स्तर में जांच के लिए किया जाता है। इसमें संकेतकों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। पहली श्रेणी आती है प्रजनन, मातृ, नवजात तथा शिशु स्वास्थ्य, दूसरी आती है संक्रामक रोग, तीसरी आती है गैर संचारी रोग और चौथी आती है सेवा क्षमता और पहुंच। इसमें 0 जो होता है वो सर्वोत्तम खराब कवरेज देता है और 100 जो होता है वो सर्वोत्तम कवरेज की स्थिति का पैमाना निर्धारित करता है। जिसमें भारत का जो स्कोर आया हुआ है 2021 में, भारत का स्कोर 2019 के 64 से कम होकर 63 हो गया। समानता की मार्ग की रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट है इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और UN विमेन संयुक्त रूप से जारी करती है और यह दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता की स्थिति को मापने के लिए 2 सूचकांक को इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जो कि यह 10 भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करेगा, जिसका लर्निंग में बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। यह भारतीय 8वें संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, जिसमें बोडो, संथाली, डोंगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, हिंदी, मैथिली, संस्कृत शामिल है। और इसे जो ये संस्था है CCTT, इस संस्था को 1961 में राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के क्लॉज 4 के तहत एक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली को विकसित करना होता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि जब इसका PT 365 अब आएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा तो उसको कवर किया जाएगा। ये आपका सामाजिक मुद्दे का था, जिसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी भी PDF प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको और भी जो PT 365 कंप्लीट कराए गए हैं और मंथली जो मैगजीन चलती है उसके भी PDF आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।